स्क्रीन शो हो रही है ना? यस सर। ओके यस। कल हम लोगों ने थोड़ा सा ड्रैग एंड लिफ्ट के बारे में देखा था, ठीक है। ड्रैग क्या होता है? ड्रैग क्या होता है? क्या होता है ड्रैग? सर फ्लो के डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स। Force acting in the direction of flow of fluid is called drag, whereas force acting perpendicular to the direction of fluid is called lift. ठीक है, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं। ड्रैग ऑन स्पेयर पे हम लोगों ने बात करा था, तो हम लोगों ने अलग अलग रेनॉल्ड्स नंबर के लिए बात करी थी। जब रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन और इक्वल टू 0.2 थे, उस केसेस में हमने बताया था कि स्टोक्स ने हम लोगों को एक इक्वेशन दी थी, इक्वेशन डराइव कराई थी फिर स्टोक्स फॉर्मूले से, विच इज इक्वल टू CD इक्वल टू RE अपॉन 24। ठीक है, CD की वैल्यू डिफरेंट रोल नंबर रेनॉल्ड्स नंबर पे हम लोगों ने निकाली थी। फिर एक वैल्यू थी आई थिंक RE इज ग्रेटर देन 0.2 और लेस देन 5 पे भी थी, जिसको शायद ओसिन इक्वेशंस बोला था हम लोगों ने। ओसिन ने दी थी वो फॉर्मूला, वो मॉडिफाइड फॉर्म था स्टोक्स लॉ का, विच इज RE इक्वल टू 24। फिर क्या था 1 + 3/16 RE आई थिंक, ऐसे था क्या कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा है। यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे थे, तो हम लोगों ने ये सब डिस्कस कर लिया था। ड्रैग में हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो ड्रैग फोर्स लगता है वो बेसिकली ड्रैग भी और लिफ्ट भी बोथ, वो दो वजह से लगता है। फर्स्ट वन इज प्रेशर एंड सेकंड वन इज फ्रिक्शन, जिसको हम लोगों ने स्किन फ्रिक्शन या फ्रिक्शन ड्रैग भी बोला था। फिर उसके बाद हम लोगों ने दो टाइप की बॉडीज डिस्कस की थी। फर्स्ट वन इज स्ट्रीमलाइन बॉडीज एंड ब्लफ बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडीज क्या होती हैं, डिफाइन करा था हम लोगों ने कल, क्या होती हैं, डेफिनेशन लिखी हुई थी। सरफेस फ्लो हाँ से कोइंसाइड करे। हाँ, जिनका जो सरफेस होता है, सरफेस दो स्ट्रीमलाइन बॉडीज आर दोज बॉडी हुज सरफेस इज कोइंसाइड विद द स्ट्रीमलाइन ऑफ द फ्लूइड। और जब जो अब हम लोग बिल्कुल अपोजिट रखते हैं उन सरफेसेस को, तब वो बन जाती है ब्लफ बॉडी। तो ब्लफ बॉडी पे हमारा बेसिकली जो लगता है वो प्रेशर ड्रैग लगता है, फ्रिक्शन ड्रैग ऑलमोस्ट जीरो होता है। वेयर स्ट्रीमलाइन बॉडी पे हमारा फ्रिक्शन ड्रैग लगता है, प्रेशर ड्रैग ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होता है। और वैल्यू के फॉर्म में देखा जाए तो फ्रिक्शन ड्रैग काफी कम होता है एज कंपेरिजन टू प्रेशर ड्रैग। ठीक है, इसमें हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था कि रिवर के अंदर हम लोग अगर अपना हैंड रखेंगे, पाम रखेंगे, वर्टिकल रखेंगे तो क्या फोर्स लगेगी, और हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो क्या फोर्स लगेगी। तो ये वाला पोर्शन हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एरोफॉइल्स। कल वाले टॉपिक में तो किसी को कोई इशू नहीं है ना? नो सर। ठीक है, एरोफॉइल्स के बारे में वैसे कि तो मैंने तुम लोगों को बता भी दिया था, कल थोड़ा सा बताया था, बट आज से थोड़ा इन डिटेल्स हम लोग डिस्कस करते हैं। मतलब इन डिटेल भी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे एक्चुअली। जो एरोस्पेस या फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग का आपने नाम सुना होगा, कहीं सुना? यस सर। यस सर, वो अलग से ब्रांच। हाँ, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, तो ये तो बहुत बड़ी ब्रांच है। इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी ब्रांच है, जिसके बारे में इन डिटेल्स पूरी एक अलग एक इंजीनियरिंग है ये पूरी। तो हम लोग इतना डिटेल तो नहीं पढ़ेंगे, हम लोग बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एरोफॉइल्स के बारे में। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे कि अगर इन डिटेल में जाना चले जाए तो ये पूरी बुक्स लिख सकते हैं इसमें हम लोग, बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो एरोफॉइल्स पहली बात तो होते क्या, अगर हम लोग डिफाइन करें व्हाट टू अंडरस्टैंड बाय द एरोफॉइल्स, तो कोई बता सकता है क्या होता है? अगर जस्ट आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया, या फिर आप इंटरव्यू में बैठे और इंटरव्यू में आपको से एक इंटरव्यूअर ने पूछे व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द एरोफॉइल्स, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, तो आप लोग क्या बोलोगे? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द एरोफॉइल्स, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन। अगर ऐसे किसी इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन पूछ दिया तो व्हाट विल बी योर आंसर? आपका आंसर क्या होगा? सर किसी भी ऑब्जेक्ट का ऐसे सरफेस बनाना कि उसमें हम अलग अलग टाइप के प्रेशर वो सब क्रिएट कर सकें, अलग प्रेशर एरिया और वो सब। मतलब मैं पूछूंगा व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द एरोफॉइल्स, तो तुम ऐसे बोलोगे या ऐसे लिखोगे? इसका तो सर लिखेंगे कि प्लेन्स में यूज होने वाले विंग्स।
प्लेन्स में यूज होने वाले विंग्स। एनीवन एल्स? तो बताएगा? देखो एरोफॉइल्स है क्या? एन एरोफॉइल, आपको मैं डेफिनेशन लिखूंगा, डेफिनेशन से ही समझ में आ जाएगा। एन एरोफॉइल is a streamlined body which is used to generate lift। ऐसे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते इसको? यस सर। ठीक है। और कोई कोई इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में कहीं कभी इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ द विंग नॉर्मल टू द स्पैन। एरोफॉइल्स आर द क्रॉस सेक्शन of the wings normal to the span। तो बेसिक रीजन तो हमारा यहां से आपको डेफिनेशन से क्लियर हो गया होगा। माइट भी ये वाला आपको डेफिनेशन अभी क्लियर नहीं हुई होगी नीचे वाली, बट अभी हम लोग अभी ये वाली डेफिनेशन भी क्लियर कर लेंगे। बट बेसिक डेफिनेशन आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगी। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एरोफॉइल्स, तो आप लोग साफ साफ बोल सकते हो एरोफॉइल्स आर द स्ट्रीमलाइन बॉडीज व्हिच आर जनरली यूज्ड टू जनरेट द लिफ्ट फोर्स। ठीक है, तो ये आप इजीली बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। तो एरोफॉइल्स होते क्या है बेसिकली, ये आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक ठीक है। अब यस सर। एरोफॉइल दिखते कैसे हम लोग वो देखते हैं। फिगर शो हो रही है आप लोगों को? यस यस सर। ठीक है, ये फिगर है एक प्लेन की। इस प्लेन में साइड में विंग लगा हुआ है। आई थिंक आप सब लोगों ने देखा होगा, जब भी प्लेन देखा होगा तो साइड में भी यहाँ पे एक विंग लगा हुआ होता है ये वाला यस सर, पोर्शन होता है। होता। सिमिलरली जैसे साइड में विंग है वैसे ही यहाँ पे भी एक विंग लगा हुआ होता है। और ये पूरा मतलब यहां से तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अगर टॉप व्यू देखेंगे इसका तो ये लंबा होता है, लेंथ वाइज होता है। ठीक है ना, ये ऐसे होगा कुछ कुछ, मतलब अगर हम लोग देखेंगे ये अगर प्लेन है तो ये कुछ ऐसे होगा, ऐसे कुछ हो सकता है। मैं डायरेक्शन गलत गलत बना दे रहा हूँ, बट ऐसे होता है। तो यहां से तो दिखाई नहीं दे रहा है, बट ऐसे होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे इसके? यस सर। हाँ, नीचे जो लगा हुआ होता है ये मोटर लगा हुआ है इसके, ये मोटर लगा हुआ है। तो इसमें काम क्या होता है? देखो काम ये होता है कि ये जो मोटर होता है ये प्रोड्यूस करता है थ्रस्ट, जिसकी वजह से प्लेन आगे की तरफ मूव करता है। तो जैसे ही प्लेन आगे की तरफ मूव करता है तो उसी के साथ साथ विंग्स भी आगे की तरफ मूव करते रहता है, आगे की तरफ मूव करता है। तो जो हमारा एयर का जो फ्लो होता है वो इस डायरेक्शन में होता है। जैसे आपको एयर का फ्लो ऊपर दिखा रखा है, तो एयर का फ्लो इस डायरेक्शन में होता है और थ्रस्ट हमारा ऐसे प्रोड्यूस होता है, नीचे थ्रस्ट है। ठीक है, तो पीछे की तरफ थ्रस्ट देगा तो आगे की तरफ मूवमेंट हो रहा है, और एयर का फ्लो ऊपर के डायरेक्शन में हो रहा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये एक मैकेनिज्म होती है प्लेन की। ठीक है, इतना तो सबको पता होगा आई थिंक। यस सर। तो एक्चुअली जो हमारे प्लेन का विंग्स होता है, विंग्स को अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन अगर कट करें तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। ये प्लेन का टॉप व्यू है, ये प्लेन का टॉप व्यू है। बगल में पहले हम लोग साइड व्यू देख रहे थे। तो अगर यहां से हमने क्रॉस सेक्शन कट करा, यहां देखा, तो एक्चुअली विंग्स ऑफ
wings of airplane made with the number of airfoils. एयरफॉइल्स या एरोफॉइल्स कुछ भी बोल सकते हैं। तो ऐसे ही एरोफॉइल्स को अगर मैं अरेंज कर दूं पैरेलली, तो उससे ही एक बनता है मेरा विंग जो बनता है प्लेन का, वो होता है विंग। बात क्लियर है या नहीं है ये बताओ? यस सर। ये फिगर में देख के भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब ये सेकंड वाली डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ विंग नॉर्मल टू द स्पैन। अब विंग का स्पैन क्या है? ये पूरा स्पैन ऑफ द विंग है। इस स्पैन के नॉर्मली अगर हम लोग कोई क्रॉस सेक्शन लेते हैं और वहां पे जो एरोफॉइल लगा रहता है, जहां वहां पे जो लगा रहता है उसको बोलते हैं हम लोग एरोफॉइल। और ऐसे ही एरोफॉइल जो पैरेलली कनेक्टेड हैं उनसे मिलके बनता है एक स्पैन ऑफ अ विंग। ऐसे क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अब आपको ये चीज क्लियर है, एरोफॉइल्स इज जनरली यूज्ड टू जनरेट द लिफ्ट। एरोफॉइल क्या होता है, कैसा लगता है दिखने में, आई थिंक अब सबकी क्लियर हो गया होगा ये चीज। ठीक है, अब छोटा सा हम लोग एरोफॉइल के बारे में समझते हैं, इसके पार्ट्स के बारे में कि इसको बोलते क्या क्या है इसके पार्ट्स को। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। तो एरोफॉइल जैसे कि आप लोगों ने देखा अभी, दिखने में कुछ कुछ इस टाइप से लगता है। ठीक है, तो जो सेंटर लाइन होती है इसकी, इसको बोलते हैं कॉर्ड लाइन। कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बस मैं जस्ट आपको बता रहा हूं छोटा सा। ठीक है, इस पोर्शन को बोलते हैं कॉर्ड लाइन। दूसरे कलर से लिख देता हूं। करेक्ट। जो ये पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम लोग लीडिंग एज। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेलिंग एज। और ये अपर कैम्बर और लोअर कैम्बर। अब इसके अंदर जो थ्योरी दी जाती है कि इसके अंदर लिफ्ट जनरेट क्यों होती है, तो लिफ्ट जनरेट जो होती है उसके लिए थ्योरी दी जाती है बर्नौलीज इक्वेशन को लेके। एक्चुअली इसकी जो मेकिंग होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि जब हमारे दो पार्टिकल्स हैं, जब हमारे जो विंड है जब यहाँ से ब्रेक हुई और दो पार्टिकल्स में ब्रेक हुई, तो ऊपर की साइड जो विंड जा रही है उसकी वेलोसिटी हाई होती है कंपैरिजन टू जो विंड नीचे की साइड जा रही है उसके। तो यहाँ पे जो होगी वो वेलोसिटी ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू लोअर पार्ट पे जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है। तो जब लोअर पार्ट पे वेलोसिटी ज्यादा होती है तो जिसकी वजह से यहाँ का जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और जो लोअर पार्ट का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, मतलब यहाँ पे जो ये पूरा रीजन है, इस रीजन में एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से जो मेरा मूवमेंट होता है विंग का, वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन हो जाता है और वो वर्टिकली राइज करता है ऐसे। तो ये वर्टिकली राइज करता है और लिफ्ट जनरेट करता है। ये इसका बेसिक कॉज है। मतलब एयरफॉइल्स के अंदर जो लिफ्ट जनरेट होती है वो होती है ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। तो लिख देता हूं मैं, लिफ्ट फोर्स इज
generated between generated in airfoils due to the pressure difference in upper part and lower part. क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये एरोफॉइल्स के अंदर जो होती है इस तरह से यहाँ से लिफ्ट जनरेट होती है हमारी एरोफॉइल्स के अंदर। यहाँ तो आई थिंक मुझे लग रहा है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर इसमें हमने वेलोसिटी ऊपर ज्यादा और नीचे कम कैसे मानी हो? ये एरोफॉइल्स के डिजाइन है। वही मैं आपसे बोलने वाला था कि एक्चुअली इसके डिजाइनिंग पे हम लोग जाएंगे तो हम लोग बहुत डीप चले जाएंगे। आपको पता, मैंने पहले ही बताया था कि डेली एक अलग टाइप के एरोफॉइल्स होते हैं, वो डिजाइन होता है। ठीक है, तो इसको डिजाइन को ही हम लोग इस तरह से बनाते हैं कि जो ऊपर वाले पार्टिकल की वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा रहती है एज कंपैरिजन टू लोअर पार्टिकल की वेलोसिटी। समहाउ एक्चुअली इसमें थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन भी है। ये बोला जाता है कि जो ऊपर का जो लेंथ है वो ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू लोअर लेंथ ऑफ एरोफॉइल्स। तो जिसकी वजह से ऊपर की लेंथ ज्यादा होने की वजह से, सॉरी नीचे की लेंथ, उल्टा बोल दिया मैंने, नीचे की लेंथ ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू ऊपर की लेंथ, और पार्टिकल सेम टाइम में ट्रेवल करता है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो लेंथ ज्यादा होने की वजह से वेलोसिटी नीचे के पॉइंट की कम हो जाती है एज कंपैरिजन टू अपर पॉइंट, जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, बट फिर उसमें बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस भी हैं, ठीक है, इस थ्योरी में। तो वो अगर हम लोग इन डिटेल घुसना चाहेंगे एरोफॉइल्स के अंदर तो फिर बहुत डिटेल्स में चले जाएंगे। उतनी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, हमें बस इतना देखना है व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द एरोफॉइल्स, और वो मुझे लग रहा है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एरोफॉइल्स के बारे में। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द ड्रैग ऑन सिलेंडर। मतलब अगर हम लोग सिलेंड्रिकल एलिमेंट कोई सिलेंड्रिकल एलिमेंट अगर हम लोग फ्लूइड के बीच में रखते हैं, जैसे हम लोगों ने स्फीयर रखा था, तो वो क्या लिफ्ट और ड्रैग कैसे उसके अंदर एक्सपीरियंस करता है। तो हम लोग सिंपल सी बात कर रहे हैं, हम लोग एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट है, कुछ इस टाइप से दिखता होगा, उसको हम लोग एक फ्लूइड के बीच में रखते हैं। तो मैं बस उसका क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं आप लोगों को। तो अगर हम लोग उसके को फ्लूइड के बीच में रखेंगे तो कैसे होगा, ये ऐसे ऊपर से जाएगा, ऐसे स्ट्रीमलाइंस बनेगी ना। और आपको पता है कि सिलेंडर जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, तो सिलेंडर जो है सिमेट्रिकल होने की वजह से इसको समझने के लिए हम लोग 4 चैम्बर में इसको डराइव कर देते हैं हम लोग। ठीक है, और चारों चैम्बर में एक एक एलिमेंट ले लेते हैं इसको समझने के लिए, छोटा सा। क्योंकि अगर हम लोगों ने क्रॉस सेक्शन पे इसको अप्लाई कर लिए, थ्रू आउट लेंथ अप्लाई हो सकता है, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है थ्रू आउट द लेंथ। यस सर। ये छोटे छोटे से एलिमेंट लिए हम लोगों ने चारों चैम्बर। अब इसमें हम लोगों ने क्या करा, फ्रिक्शन और प्रेशर ड्रैग दिखाया। तो सपोज करो ये तो होगा मेरा प्रेशर ड्रैग चारों चैम्बर में, P डॉट डी ए, इस डायरेक्शन में भी होगा P डॉट डी ए, डी ए इस डायरेक्शन में होगा ये P डॉट डी ए, इस डायरेक्शन में होगा हमारा P डॉट डी ए।
और जब स्क्रीन फ्रिक्शन आगे की तरफ ही मूव कर रहा है तो जो हमारा शेयर स्ट्रेस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, आगे की डायरेक्शन में। तो ये होगा, इधर ऐसे होगा, इधर ऐसे होगा, इधर ऐसे। डायरेक्शंस में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ठीक है, तो सर अगर ये मैं, सिलेंडर का भी फ्रंट व्यू है या साइड व्यू है? ये साइड व्यू है, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन सर्कुलर पार्ट दिखाया ना मैंने, सर्कुलर पार्ट से कौन सा व्यू होगा बताओ? यस सर, ये रेक्टेंगल, सॉरी सर्कल। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इस पे ड्रैग फोर्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग ड्रैग फोर्स की बात कर रहे हैं और किसी चीज की बात नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता है, हम लोगों को पता है कि ड्रैग फोर्स दो टाइप से होता है, एक होता है फ्रिक्शन ड्रैग, एक होता है प्रेशर ड्रैग। तो अगर इसमें फ्रिक्शन ड्रैग की बात करेंगे तो मुझे बताओ फ्रिक्शन ड्रैग एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, बस मैं इतना पूछना चाह रहा हूं। करेगा शायद। डेफिनेटली फ्रिक्शन ड्रैग एग्जिस्ट करेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, मैं इस फ्रिक्शन फोर्स के अगर कंपोनेंट तोड़ूं किसी भी पॉइंट पे, अगर सपोज करो इसमें 4 चैम्बर की बात कर रहा हूं, मैं इसको निकाल के बाहर करता हूं, मैं फ्रिक्शन ड्रैग को ऐसे दिखाता हूं, ठीक है? तो ये एंगल है, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इस साइड की बात करूं तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग इस साइड की बात करा जाए तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। गलत तो नहीं कर रहा हूं ना? गलत है कोई? चारों चैम्बर मैंने 4 पोर्शन में डिवाइड कर लिए, ठीक। और इसकी बात करी जाए यहाँ पे तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट। गलत तो नहीं है, मुझे ये बताओ बस। सर केवल फ्रिक्शन फोर्स के लिए है? ये फ्रिक्शन फोर्स बताया सिर्फ, इसलिए मैंने येलो कलर से बनाया, यस सर। इसलिए मैंने येलो कलर से बनाया इसको, क्योंकि ऊपर भी हम लोगों ने फ्रिक्शन फोर्स को येलो कलर से दिखा रखा, यही है ना? तो अब सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, फ्रिक्शन ड्रैग तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो सब सेम ही डायरेक्शन में है ना? यस सर। तो इसका मतलब फ्रिक्शन ड्रैग कभी भी, अब होगा कितना नहीं कितना होगा वो तो बात अलग है, बट इक्वल टू 0 नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग प्रेशर ड्रैग की बात करें, यहाँ पे प्रेशर ड्रैग किस से करते हैं, ग्रीन कलर से। क्या प्रेशर ड्रैग 0 होगा या नहीं होगा? अगर हम लोग प्रेशर ड्रैग इससे को 0 भी नहीं। चैम्बर में डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, तो आई थिंक ये है इस चैम्बर का डायरेक्शन प्रेशर का, तो एक ये डायरेक्शन होगी, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। गलत गलत तो नहीं करा, सही है ना? ये है यस इस, सर। अगर ये ऐसे डायरेक्शन है तो एक ये डायरेक्शन होगी और एक ये डायरेक्शन होगी। अगर लोअर पोर्शन में ये ऐसे डायरेक्शन है तो ऐसे डायरेक्शन होगी और ऐसे डायरेक्शन होगी, और अगर इधर की साइड से ये कैसे डायरेक्शन है, ऐसे ना, ऐसे डायरेक्शन है तो ये ऐसे होगी और ऐसे होगी। सही है ना? चैम्बर, चारों चैम्बर में सही बनाया ना प्रेशर ड्रैग? अब बताओ 0 होगा या नहीं होगा? हो सकता है सर। 0 ही होगा, प्रेशर ड्रैग इक्वल्स टू 0। मतलब व्हेन सिलेंडर इज प्लेस्ड इन अ स्ट्रीमलाइन या फ्लूइड इन बिटवीन अ स्ट्रीमलाइंस ऑफ फ्लूइड, देन प्रेशर ड्रैग इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लिफ्ट की।
lift. ठीक है, तो अगर हम लिफ्ट की बात करें तो फ्रिक्शन की वजह से जो लिफ्ट होगी वो कितनी होगी, वो 0 होगी या नहीं होगी? सर होगी। लिफ्ट 0 होगी फ्रिक्शन की वजह से। Yes, ऊपर sir. देखो, ये देखो, ये नीचे जा रहा है, Yes. ऊपर जा रहा है, तो फ्रिक्शन की वजह से जो लिफ्ट कैंसिल आउट कर देना। 0 है। ठीक है, और प्रेशर की वजह से जो लिफ्ट होगी वो क्या होगी? वो भी 0. लिफ्ट की भी होगी 0। कुल मिला के नेट ड्रैग डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब व्हेन सिलेंडर इज प्लेस्ड इन अ फ्लूइड देन ड्रैग डज नॉट इक्वल टू 0, बट लिफ्ट जो होगी वो 0 होगी। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? Yes. Yes, sir. We can also write that there can be a drag without lift. बिना लिफ्ट के भी ड्रैग हो सकता है, हो सकता है। लास्ट केस देखा हम लोगों ने, but there cannot be a lift without drag। क्या ये मैंने लाइन सही लिखी या नहीं लिखी? सर लिफ्ट तो होगा ही नहीं ना, ड्रैग हो या ना हो. नहीं, वो एक सर्टेन कंडीशन है कि अगर कोई भी कंडीशन होगी तो ड्रैग के बिना लिफ्ट नहीं होगा, मतलब लिफ्ट तो होगा ही नहीं ड्रैग के बिना भी, बट ड्रैग हो सकता है लिफ्ट के बिना। Yes, sir. ठीक है, इसी चीज पे एक साइंटिस्ट आ गया था जिसने, जो था मैग्नस, जिसका नाम था मैग्नस। इसके बारे में भी हम लोग सिर्फ स्टेटमेंट देखें तो मैग्नस ने एक एक्सपेरिमेंट बेसिस पे हम लोग ने देखा, अभी हम लोगों ने देखा कि लिफ्ट नहीं है उसके अंदर, सिलेंडर के अंदर लिफ्ट नहीं है, बट अगर मैंने रोटेटिंग सिलेंडर, मतलब सिलेंडर को रोटेट करते हुए अगर मैंने किसी स्ट्रीम लाइन के अंदर या फिर स्ट्रीम्स के बीच में प्लेस कर दिया तो वहां पे जनरेट हो जाती है लिफ्ट, और इस इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग मैग्नस इफेक्ट। समझ में आया? दोबारा बोलता हूं, when a rotating cylinder is placed in a uniform streams then there will be a automatic generation of lift force. This effect was first seen by Magnus, known as Magnus effect. क्लियर है? जब Yes, स्टिल sir. सिलेंडर था, रुका हुआ सिलेंडर था, तब कोई लिफ्ट जनरेट नहीं हो रही थी, बट जब रोटेटिंग सिलेंडर अगर हम लोग यूनिफॉर्म स्ट्रीम लाइंस में प्लेस कर देते हैं तो वहां पे जनरेशन होती है एक लिफ्ट की। ठीक है, व्हेन, आपने कई बार, अगर आप लोगों को याद कुछ मतलब शौक हो तो आप लोग कभी देखते हो कुछ साइंस वीडियोस नेट, उस पे नेटफ्लिक्स कह रहा हूँ, सॉरी, यूट्यूब पे और इंस्टा पे आते रहते हैं छोटे छोटे साइंस वीडियोस। तो कभी उस साइंस वीडियोस के अंदर देखना कि नीचे जब एयर नीचे से जाती रहती है और ऊपर एक सिलेंडर रख देते हैं, मूविंग सिलेंडर, तो वो एक लिफ्ट को एक्सपीरियंस करता है। कभी मुझे एक वीडियो मिलेगी तो मैं दिखाऊंगा इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बहुत सारे हैं इसके। व्हेन रोटेटिंग cylinder is placed in a uniform stream, then
there will be automatic generation of lift force. This effect was first seen by Magnus, known as Magnus effect. क्लियर? सर कभी कभी हम फुटबॉल में किक करते हैं ऐसे, तो यही स्पेक्ट लगता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। इवन आप जब स्विंग करते हो बॉल को ना, जब ध्यान है बॉल स्विंग होती है, जब आप ध्यान हो तो बॉल स्विंग कैसे होती है? जब आप क्रिकेट बॉल को डालते हो तो बॉल कैसे स्विंग होती है? आपने अपने दोनों हाथ से बॉल को, दोनों उंगली से मतलब बॉल को ऊपर के साइड पकड़ते हो और नीचे थंब रखते हो, और जैसे बॉल डालते हो आप एक उसको घुमाते हो, बॉल को रोटेट करते हो, ठीक है? और अगर वो परफेक्टली स्ट्रीम लाइन में वहां पे परफेक्टली वो पड़ गई, तो वहां पे क्या होता है, वो लिफ्ट एक्सपीरियंस करती है और तुम देखते हो वो एक कर्व मोशन ले लेती है। क्रिकेट बॉल में देखा होगा आप लोगों ने। यस यस सर। हाँ, तो जब आपने देखा होगा कि अगर जैसे ही वो क्रिकेट बॉल हम लोग डालते हैं और वो परफेक्टली अगर प्रॉपर स्ट्रीम लाइन में पड़ जाती है, तो वो एक स्विंग एक्सपीरियंस करती है, कर्व दिखता है वहां से, ठीक है? तो दिस इज ऑल्सो द मैग्नस इफेक्ट, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द मैग्नस इफेक्ट, ठीक है? सिमिलरली आप ये चीज देख सकते हो, जैसे बनाना किक, फुटबॉल के अंदर बनाना किक होती है, बनाना किक में क्या होता है? स्विंग होती है सर वो। तो बॉल स्विंग, हाँ, क्यों हो रही है? क्योंकि वो एक परफेक्टली स्ट्रीम लाइन में और प्रॉपर वेलोसिटी के साथ उसके अंदर आ जा रही है, जिसकी वजह से वो लिफ्ट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मैग्नस इफेक्ट। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, नेक्स्ट पार्ट है हम लोगों का, ये कल करेंगे हम लोग, डायमेंशनल एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट फिक्स है, एक क्वेश्चन हर साल आना ही आना होता है इसका, काफी इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, चाहे तो आप पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हो। तो सब लोग लेक्चर जरूर अटेंड करना, कल का इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, ठीक है? तो अगर हम लोग कोशिश करेंगे, अगर सब सही रहा तो कल और परसों 2 दिन में ही हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस कंप्लीट कर देंगे, या फिर ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को एक लेक्चर और चाहिए होगा, ठीक है? ठीक है सर। 2-3 लेक्चर में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस, उसके बाद मॉडल लॉस पढ़ेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोगों का मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक नहीं हो पाया तो उससे 2-3 लेक्चर और एक्स्ट्रा, मैक्स टू मैक्स मान के चलो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में आपकी 5th यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? ऐसा तो नहीं है ना? मैग्नस इफेक्ट और एरोफॉइल पे बस डेफिनेशन है। मतलब समझाने में क्या कह रहा हूँ? मैग्नस इफेक्ट पे, हाँ, मैग्नस इफेक्ट पे हम लोग, मैग्नस इफेक्ट में उतना इन डिटेल हम लोगों को पढ़ना नहीं है, जनरली तुम्हारे एग्जाम में भी यही आता है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द मैग्नस इफेक्ट, या फिर उसकी मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बताना होता है। इसके बारे में इतना इन डिटेल हम लोगों को नहीं पढ़ना है, और एयरफॉइल्स के बारे में भी, एयरफॉइल्स के बारे में भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है। मेन थोड़ा सा इन डिटेल देखना है तो आपको, आप ड्रैग और उस लिफ्ट के बारे में देख सकते हो, वो वैसे भी बता भी दिया तुम लोग, ठीक है? मेन एक्चुअली जो पार्ट है इस यूनिट का, मेन पार्ट आप लोगों का डायमेंशनल एनालिसिस और मॉडल लॉज है। मॉडल लॉज और डायमेंशनल एनालिसिस में भी मेन पार्ट डायमेंशनल एनालिसिस ही है। तो 10 to 20 मार्क्स का आपका डायमेंशनल एनालिसिस हर बार आता ही आता है,
ठीक है। ओके सर। मैग्नस इफेक्ट में इतना बहुत है, ज़्यादा की जरूरत नहीं। ठीक है, ठीक है क्लास, 1 सेकंड में आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ।